तो अब आया स्टेप 3। स्टेप 2 कहां तक पहुंच चुके हैं हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं? स्टेप 2 का फाइनल आंसर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब क्या होंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड कुछ बातें होने वाली हैं। अब ध्यान से देखना, एक तो बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट, बड़ा सिंपल सा, बड़ा ही इलॉजिकल बट काम आता है एक छोटा सा शॉर्टकट कि हमें क्या चाहिए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। स्टेप 3 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ध्यान से देखना, हाईली इलॉजिकल बट शॉर्टकट है तो शॉर्टकट है। ध्यान से देखना, आप कहां पहुंच चुके हो? आप पहुंच चुके हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप ये निकाल चुके हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आई रिपीट, शॉर्टकट है, बहुत काम आता है, बहुत इलॉजिकल है बट बहुत काम आता है। ऐड कर दो, अभी तक हम क्या ऐड कर रहे थे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर रहे थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब बात हो रही है वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। ऐड कर दो जो जो आपके नुकसान हो रहे हैं और माइनस कर दो जो जो आपके फायदे हो रहे हैं। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू गिर गई तो आपका नुकसान है या फायदा? सोहेला, लॉस। नुकसान है, ठीक है। और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई? नुकसान है। नुकसान है। तो मैंने क्या बोला? जो जो आपके नुकसान है, ऊपर भी हमने ये करा था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड बैक कर रहे थे और माइनस कर रहे थे प्रॉफिट्स एंड गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। यस और नो? यस सर। अब भी यही बोल रहा हूं कि ऐड कर दो जो जो आपके नुकसान हो रहे हैं। तो जैसे कि क्या बताया, अगर मेरे को एसेट्स और लाइबिलिटीज के टर्म में बात करनी है तो ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? डिक्रीज इन करंट एसेट्स और ऐड कर दो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ऐड बैक कर दो। और क्या बोला? माइनस कर दो जो जो आपके फायदे हो रहे हैं। फायदे क्या होंगे? एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्या था ये? स्टेप 3। बस इतना सिंपल सा। स्टेप 3 में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ये सब करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं उसको हम? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, उसमें ऐड कर दो जो जो आपके नुकसान हो रहे थे, एसेट्स की वैल्यू गिर जाना, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाना, माइनस कर दो जो जो आपके फायदे हो रहे थे। फायदे हो रहे थे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाना। यही है, यही करेंगे। बट वाई इज इट इलॉजिकल? ये सिर्फ याद करने का तरीका था जो मैंने बोला। एक्चुअल लॉजिक अब बताऊंगा, बट ये याद करने का तरीका इतना अच्छा है कि बड़ा बिना बताए रुका नहीं गया, ऑल्दो इट इज इलॉजिकल। अब आते हैं लॉजिक पे, और पहले तो ये प्रूव करता हूं कि ये इलॉजिकल क्यों है। करंट एसेट्स ऑब्वियसली अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो सेपरेटली आते हैं, ना वो ऑपरेटिंग में आएंगे, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में, वो तो अलग से आते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, करंट एसेट्स। आपसे डिस्कशन करूंगा मैं और बताऊंगा कैसे ये इलॉजिकल था ये बोलना कि डिक्रीज इन एसेट्स मेरा लॉस है।
नुकसान है। डेटर्स, सोहेला, जब साल स्टार्ट हुआ तो डेटर्स आपके 60,000 थे और ओपनिंग डेटर्स थे 60,000, क्लोजिंग डेटर्स थे 40,000। तो डेटर्स बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए। कम हो गए। तो मैंने कहा ऐड कर दो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ऐड हो जाएगा डिक्रीज इन डेटर्स। बिल्कुल सही है। बट अगर डेटर्स 60 से 40 हो गए तो क्या रीजन रहा होगा कम होने का? उन्होंने पैसे दिए होंगे। Yes, sir. इसमें कहीं कोई नुकसान है क्या? No, sir. तो पता चला क्यों इलॉजिकल थी ये बात। Yes, sir. बट फिट बैठी। अब एक और एग्जांपल देता हूं जहां फिर प्रूव करूंगा कि ये बहुत ही इलॉजिकल थी बात, ये बोलना कि ये लॉसेस ऐड बैक कर दो और गेन्स माइनस कर दो। एक और एग्जांपल, क्रेडिटर्स जब साल स्टार्ट हुआ तो 50,000 थे और जब साल एंड हुआ तो 90,000 थे। क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो क्रेडिटर्स बढ़ने का रीजन क्या रहा होगा? आपने सामान Sales. खरीदा होगा, Yes, sir. क्रेडिट परचेजेस हुई होंगे। Yes, sir. तो नुकसान क्या है इसमें? आपने सामान खरीदा, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, कोई नुकसान है क्या? No, sir. नॉट एट ऑल। ऐसे ही अगर करंट एसेट्स बढ़ गए, आपका स्टॉक था जब साल शुरू हुआ तो स्टॉक था 50,000 और जब साल खत्म हुआ तो स्टॉक था 70,000, आपका स्टॉक बढ़ गया, तो इसमें फायदा क्या है? मतलब स्टॉक के पैसे भी तो दिए ही होंगे, ये कोई प्रॉफिट है क्या? No, sir. नहीं। डेटर्स अगर बढ़ गए तो वो कोई प्रॉफिट है क्या? आपने सामान बेचा होगा ना, सेल्स में कितना इनकम जनरेट हुई है वो तो एक अलग बात है। तो डेटर्स बढ़ना कोई प्रॉफिट तो नहीं है, No, sir. स्टॉक बढ़ना कोई प्रॉफिट तो नहीं है। No, sir. लेकिन मेरे फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठता है कि जो जो मेरे नुकसान है वो ऐड बैक कर दो, जो मेरे प्रॉफिट है वो माइनस कर दो। नुकसान, एसेट्स गिर गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई, बड़ा नुकसान हुआ, माइनस कर दो फायदे। एसेट्स बढ़ गए, मजा आ गया, लाइबिलिटीज कम हो गई, मजा आ गया, माइनस कर दो। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठता है। अब आ रहा हूं लॉजिक पे कि ये ऐड हो क्या रहा है। ये ऐड हो रहा है all those cash inflows which have not been reflected in the statement of profit and loss। मतलब वो सारे पैसे जो इस साल आए होंगे बट करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी। हमें तो चाहिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस और नो? हमें करंट ईयर प्रॉफिट चाहिए या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए? Cash from operating activities. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर डिक्रीज इन एसेट्स में एग्जांपल जैसे डेटर्स कम हुए, 60 से 40 हो गए, तो जो ओपनिंग डेटर्स हैं क्या वो करंट ईयर आपने उनको कोई सामान बेचा था? No, sir. तो उनसे जो पैसे आए इस साल, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा? No, sir. बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स आ रही होंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बट वो तो वो आ रहा होगा ना इस साल जो आपने सामान बेचा, यस और नो? Yes, sir. तो लेकिन ऐसी कुछ इनकम भी तो जनरेट हुई है जो आपने पिछले साल सामान बेचा था और इस साल पैसे मिले हैं, तो वो मेरे इस साल का कैश बैलेंस बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? Yes, sir. तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स मुझे ऐड बैक करने पड़ेंगे। क्यों ऐड बैक करने पड़ेंगे? दे रिप्रेजेंट मनी रिसीव्ड इन द करंट ईयर which is not reflected by the statement of profit loss। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग डेटर से जो पैसा आया वो प्लस कर रहा हूँ, मैं नेट इंपैक्ट ले रहा हूँ डिक्रीज इन एसेट। जैसे डेटर 60 से 40 हो गए तो मैं 20 ऐड कर रहा हूँ। टेक्निकली हो क्या रहा है, 60 ऐड हो रहे हैं ओपनिंग डेटर्स क्योंकि वो पैसे इस साल आए होंगे लेकिन करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो वो ऐड कर दो। क्लोजिंग डेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो सामान आपने इस साल बेचा, क्रेडिट सेल्स हुई, पैसे तो नहीं आए, No, sir. तो मैंने प्रॉफिट में तो आए होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। Yes, sir. प्रॉफिट तो बढ़ गया लेकिन कैश आया क्या? नो। तो वो मुझे माइनस कर देना चाहिए।
तो ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है वो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर कोई ऐसे इनफ्लोज हुए हैं तो हम वो ऐड कर रहे हैं जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, और ऐसे कुछ आउटफ्लोज जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पिछले साल में, इस साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बट पेमेंट हुई है, तो उसको हम माइनस कर देते। जैसे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए तो मतलब आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा होगा, Yes, sir. क्रेडिट पे सामान खरीदा होगा तो मतलब आपके परचेजेस रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, क्रेडिट परचेजेस हो या कैश परचेजेस हो, परचेजेस तो टोटली आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। Yes, sir. तो क्रेडिट परचेजेस ने, लायबिलिटीज ने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया होगा, एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे, बट क्या मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा? No, sir. तो कैश तो मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, यस और नो, उतने खर्चों का। Yes, sir. मुझे ये पता करना है कि मेरे पास कैश कितना है ऑपरेशन से। तो अगर ऐसे कुछ खर्चे हैं जो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आपने दिखा दिए हैं लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई है अभी, तो उनको ऐड बैक कर दो क्योंकि कैश आपके पास पड़ा हुआ है। तो एक्चुअल लॉजिक ये है, और जो देसी वाला लॉजिक वो तो अपना है ही है, लॉसेस ऐड बैक कर दो, गेन्स माइनस कर दो। बड़ा डर लगता है मुझे ऐसे भयंकर लॉजिक से, वो लॉजिक है ही नहीं, याद करने का तरीका है। बट प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक। Decrease in current assets represent those inflows for which the money is received in the current year, but the income is not reflected in the statement of profit and loss because it relates to the previous year. Increase in current liabilities are added because they represent those expenses which have been recorded in the current year, but the money has not yet been paid. लॉजिक ये है, ऐसे ही डिक्रीजेस का है, बट अपना तरीका भी देसी वाला भी सही है करने के लिए। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ध्यान से देखना, तो फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक पहुंच गए हैं, ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? नुकसान। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब वो जो भी हो वो एक एक करके आते रहेंगे, हमें बैलेंस शीट दे रखी होगी, हमें कंपेयर करना होगा प्रीवियस ईयर वैल्यू क्या थी, करंट ईयर वैल्यू क्या है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। एसेट्स की वैल्यू, करंट एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है या करंट लायबिलिटीज की बढ़ रही है तो ऐड बैक कर देंगे। करंट एसेट्स की कम हो रही है, करंट एसेट्स की बढ़ रही है और करंट लायबिलिटीज की कम हो रही है तो माइनस कर देंगे। तो वो एक एक करके दिखाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आते, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ नहीं आता, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी यहाँ नहीं आता क्योंकि उसको हम ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ चुका है, वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, तो क्या बचा? इन्वेंट्रीज आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल रिसीवेबल, डेटर्स आ जाएंगे, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, बाकी सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं उसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या था ये? स्टेप 3, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रही। इतना रीड करेंगे, फिर लास्ट स्टेप कैश फॉर, फिर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक छोटा सा पॉइंट, किससे रिलेटेड? हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जब निकाल रहे हैं तो ऐड क्या किया था? जो जो हमारे नुकसान हो रहे थे, याद करने का तरीका, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और माइनस क्या हो रहा था? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लॉजिक क्या था? एक्चुअल लॉजिक, decrease in current assets, they represent those inflows, the money was received in the current year but income was not recorded in the current year। इस साल की इनकम नहीं है, पिछले प्रीवियस पीरियड की इनकम, बट पैसे इस साल जनरेट हुए।
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इस साल आपने खर्चे तो दिखाए, क्रेडिटर्स बढ़े, खर्चे तो दिखाए इस साल आपने, बट उनकी पेमेंट नहीं हुई है अभी, तो पैसे तो हमारे पास पड़े हुए हैं ना अभी, तो हम ऐड कर देते हैं। तो उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के टर्म में अगर बात करूंगा तो एक और लॉजिक की ऐड लेस करने का लॉजिक, जिन ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ जाएंगे वो ऐड बैक कर दो, जिन ट्रांजैक्शन की वजह से आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम हो जाएंगे वो माइनस कर दो। ध्यान से देखना, सॉरी, ध्यान से देखना। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर आपके करंट एसेट्स बढ़ गए, अगर आपके करंट एसेट्स बढ़ गए तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल डेटर्स बढ़ गए, करंट एसेट्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स बढ़ गए इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस साल कुछ सामान बेचा होगा क्रेडिट पे जिसको आपका पैसा नहीं मिला, तो आपके प्रॉफिट्स तो बढ़ गए बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं बढ़े थे, तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देते हैं। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज दोनों इसीलिए ही माइनस करे जाते हैं बिकॉज दे लीड टू अ डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हाउ? जैसे इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपको बता दिया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स कम हो गए आपके, तो मतलब आपने पेमेंट करी होगी, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे, इस साल तो कोई खर्चा नहीं हुआ होगा उनका, तो इस साल तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ ही नहीं रहे होंगे, प्रॉफिट्स को तो अफेक्ट नहीं कर रहे बट कैश बैलेंस को तो अफेक्ट कर रहे हैं, पैसा तो गया है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही ऐड कर देंगे क्या? डिक्रीज इन करंट एसेट्स बिकॉज दे लीड टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल दे देता हूं एक और, जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डेटर्स कम हो गए, तो प्रीवियस डेटर से आपको पैसा मिला होगा तभी वो कम हो गए ना, पहले ज्यादा थे अब वो पैसे आ गए वो कम हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ गए बट इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इस साल थोड़ी ना सामान बेचा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ गई तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो आपने इस साल सामान खरीदा होगा, सामान खरीदा होगा, एक्सपेंसेस दिखाए होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस तो आ रहे हैं बट पेमेंट थोड़ी ना हुई है, पैसे थोड़ी ना दिए उनको कोई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका कैश बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो समराइज करेंगे तो ऐड होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, माइनस होता है क्या? माइनस होता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लॉजिक होगा तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा टाइम तक रहेगी, याद करना इजी हो जाएगा।